गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंदर अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके थे और आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। और आज हमारा टॉपिक है कुछ थ्योरम्स जो हमारी रह गई थी इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देखिए इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। अभी तक हमने टी इनवर्स क्या था वो देख लिया था और टी इनवर्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम प्रूव कर चुके थे। आज जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है if T1 from U to V and T2 from V to W are two invertible linear transformation then T2 T1 is also invertible। और हमारे पास T2 T1 इन्वर्स की वैल्यू आएगी T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स। तो देखिए T2 T1 इन्वर्टिबल हमें दिए हुए हैं, इन्वर्टिबल दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही 1 1 भी हैं और ऑन टू भी है। यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट T2 एंड T1 आर इन्वर्टिबल के T1 इन्वर्स और T2 इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। अब मान लेते हैं सबसे पहले तो देखिए अब हमें T1 T2 को जब इन्वर्टिबल निकालना है इसका मतलब डायरेक्टली क्या है कि इसे अगर हम 1 1 और ऑन टू ये दोनों चीज़ें प्रूव कर दें तो हम ये कह सकते हैं दैट T1 T2 इज़ इन्वर्टिबल। तो सबसे पहले हमारा मोटिव है 1 1 प्रूफ करना। 1 1 के लिए देखिए हम क्या करते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस इक्वल रख के अगर वो एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल यानी कि वो 1 1 होंगे। ठीक है, इन्वर्टिबल नहीं, सिर्फ 1 1 कह सकते हैं। तो दो एलिमेंट लिए हमने x और y सच दैट T2 T1 ऑफ x इज इक्वल टू T2 T1 ऑफ y। अगर T2 T1 ऑफ x इज इक्वल टू T2 T1 ऑफ y इक्वल हैं, इसका मतलब हमें कॉम्पोजिशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू T2 T1 ऑफ y। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर ध्यान से देखिए ये T2 T1x को अंडर T2 हमने ऑपरेट कर रखा है और यहाँ पर T1y को अंडर T2 हमने ऑपरेट कर रखा है। इसका मतलब ये T2 ऑलरेडी हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 1, यानी कि T2 के कोई दो एलिमेंट की अगर इमेजेस इक्वल है तो ज़रूर वो एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं T1x इज इक्वल टू T1y, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन थी U से V के बीच में जिसका नाम हमने क्या दिया था T1, और जो T2 हमारे पास डिफाइंड है वो V से W के बीच में है। अब ध्यान से देखिए यहाँ से हमने कोई मेंबर लिया स्मॉल u, V के अंदर उसकी इमेज यानी कि V के अंदर के मेंबर्स T ऑफ U टाइप के आएंगे और यहाँ पर T ऑफ U टाइप के मेंबर है। तो अंडर T2 T ऑफ U टाइप के मेंबर्स है ना, सॉरी T1 ऑफ U, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन T1 थी। तो T1x भी ज़रूर T2 की डोमेन का एलिमेंट है, मतलब T2 V से W पर है तो ये V का एलिमेंट है। अंडर T2 लगाने के बाद इसमें ये इमेज आ रही है। तो ये T2 हमें 1 1 दिया हुआ, यहाँ से हमने बोल दिया T1x इज इक्वल टू T2y। ऑल्सो T1 भी 1 1 है, तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल टू y। ठीक है, T2 T1 को 1 1 प्रूव करने के लिए हमने सिर्फ किस चीज़ का यूज़ किया, T1 का 1 1 था और T2 भी 1 1 थी। इन दोनों चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। अब इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर इतना तो हमने दिखा दिया कि T2 T1 इज़ 1 1। अब हमें इसे ऑन टू भी दिखाना है, तो देखिए हम कैसे दिखाएंगे। अब इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने की रिक्वायरमेंट है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे T2 T1 डिफाइंड कहाँ पर है। T2 T1 के अंदर ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से W के बीच में है, क्योंकि T1 में मेंबर U से गया, U से V पर गया और T2 के अंदर V से W, यानी कि अल्टीमेटली U से W पर है ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए W कोई कैपिटल W का मेंबर है, यानी कि यहाँ से आया। अब T2 हमें ऑलरेडी ऑन टू दी हुई है, इसका मतलब हर W के लिए कोई ना कोई V के अंदर एलिमेंट मिल जाएगा। दैट T2V इज इक्वल टू 0, यानी कि देयर एग्जिस्ट V बिलोंग टू V सच दैट
इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, T2 ऑफ स्मॉल v इज इक्वल टू W। ये सिर्फ हम कब कह पाए, जब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है डैट इट इज़ ऑन टू, हमारे पास T2 ऑन टू थी तब हमने ये रिज़ल्ट निकाला। अब क्योंकि T1 भी ऑन टू है और T1 कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, U से V पर, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोई एक एक ऐसा U मिल जाता है हर V के लिए सच डैट T1 ऑफ U इज इक्वल टू V, यानी कि हर V के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, एज इट इज़ हर W के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्री इमेज स्मॉल v एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ से हमने T1 ऑफ U इक्वल टू V आ गया, T2 ऑफ V इक्वल टू W आ गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, T1 ऑफ U इज इक्वल टू V है। अब हमने दोनों ही साइड पे अगर हम T2 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें तो राइट साइड में क्या बन जाएगा, T2V, और T2V क्या है, W। लेफ्ट हैंड साइड पे तो T2 T1 ऑफ U बन गया और राइट हैंड साइड पे W, यानी कि हर W के लिए कैपिटल U के अंदर एक स्मॉल u टाइप का मेंबर मिल जाएगा सच दैट वो W की प्री इमेज हो। और T2 T1 डिफाइन भी U से W पर थे, यानी कि हमें हर W के लिए एक प्री इमेज मिल गई। इससे हम क्या कह सकते हैं, T2 T1 इज ऑन टू, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चीज़ प्रूफ। अब देखिए इसके बाद थ्योरम के अंदर एक तो हमें T2 T1 को इन्वर्टिबल दिखाना था, जो हम दिखा चुके हैं। इसके बाद हमें इस चीज़ पर आना है। देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए हमें जो है T2 T1 इन्वर्स को T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, T2 T1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स के साथ। अब हमें ये तो पक्का है कि T2 T1 इन्वर्टिबल हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन एक बार हमने लेफ्ट हैंड साइड पे विदाउट इन्वर्स मतलब सिंपल T2 T1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से देखिए क्या आएगा। हमारे पास इसी चीज़ को हम अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम ये लिख सकते हैं कि T2 ऑफ T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स, ठीक है। अब देखिए T2 बाहर एज इट इज़ T1 इंटू T1 इन्वर्स क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी, ठीक है। बचा क्या हमारे पास T2 इन्वर्स, ठीक है, इज इक्वल टू T2 आइडेंटिटी इंटू T2 इन्वर्स, T2 इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, T2 इंटू T2 इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब एक बार हम क्या ले रहे हैं, इस चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स T2 T1, ठीक है। देखिए अब की बार हमने क्या किया, T1 इन्वर्स, ये हम सिर्फ कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने वो अब तक नहीं किया तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स को हमने किस पे ऑपरेट करना है, T2 T1 पे। अब अगेन यहाँ T2 इन्वर्स और T2 तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी इंटू T1 आ गया। अब देखिए T1 इन्वर्स इंटू T1, क्योंकि आइडेंटिटी इंटू T1 ये बन गया आइडेंटिटी। देखिए 12th में भी हम कर चुके हैं, B को हम A का इन्वर्स तब कहते हैं जब A इंटू B या इनके बीच में जो भी ऑपरेशन हो और B A दोनों ही आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये जो T2 T1 का इन्वर्स है T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स। देखिए सिंपली भी हम क्या करते हैं, अगर मैं 5 को 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोल रही हूँ तो हम क्या करते हैं, 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें या 1/5 को 5 से कर दें। दोनों ही केस में अगर आइडेंटिटी आ गया तो मैं बोल देती हूँ कि 5 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सेम हमने इस केस में किया, T2 T1 को इसका इन्वर्स प्रूव करके दिखाना था तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ। जबकि दोनों ही केसेस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों ही केस में जब आइडेंटिटी आ गया तो मैंने ये बात कह दी कि
T2 T1 का इन्वर्स इज इक्वल टू T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेट T1 फ्रॉम U to V एंड T2 फ्रॉम V to W बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन rank of T2 T1 is less than rank of T2 and rank of T2 T1 is equal to rank of T2 if T1 is invertible that is non singular। ठीक है, तो देखिए इस प्रूफ के अंदर हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो देखिए जो T2 T1 है वो ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ से कहाँ तक। T1 में U से V यानी कि एलिमेंट तो हम पक्का U का ही लेंगे। अंडर T2 ऑपरेट किया तो जो डोमेन के बाद डोमेन V थी और को डोमेन W यानी कि अल्टीमेटली T2 T1 U से W पर है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर T1 LT हो और T2 LT हो तो T2 T1 इज ऑल्सो LT लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच डैट। देखिए अब इसके बाद हमने क्या किया, हमें कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट से पता है कि T2 T1 ऑफ U का रिजल्ट क्या आएगा, T2 T1 ऑफ U फॉर U हमने कहाँ से लिया, कैपिटल U में से। और अब हमें क्या पता है कि रेंज ऑफ T1 और रेंज ऑफ T2 ये दोनों क्या है, ये रैंक ऑफ T1 रैंक ऑफ T2 ये दोनों। देखिए रैंक क्या था, हमने सिल्वेस्टर्स लॉ के अंदर पढ़ लिया है। रैंक क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, यानी कि रेंज स्पेस के अंदर कितने मेंबर्स हों उसे हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस या फिर रैंक। ठीक है, रैंक ऑफ T1 यानी कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T1, रैंक ऑफ T2 यानी कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2। इसको हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, रैंक जो अभी मैंने बोली है, रैंक ऑफ T1 क्या है, डायमेंशन ऑफ RT1 और रैंक ऑफ T2 क्या है, डायमेंशन ऑफ RT2। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए रेंज स्पेस ऑफ T2 T1, रेंज स्पेस ऑफ T2 T1, रेंज स्पेस हमेशा कोडोमेन का में से हम एलिमेंट्स लेते हैं, यानी कि अगर T2 T1 है तो T2 T1 के कोडोमेन के एलिमेंट्स ही होंगे रेंज स्पेस, यानी कि इनमें से कुछ एलिमेंट्स स्पेसिफिक एलिमेंट्स आएंगे जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ वही मेंबर्स रेंज स्पेस के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो देखिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, रैंक ऑफ T2 T1 सॉरी रेंज स्पेस ऑफ T2 T1। इसमें कौन से मेंबर्स आएंगे जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है U के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को हम कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है T1 ऑफ U, देखिए हमारे पास U से V पर क्या चीज़ डिफाइंड है, U से V पर T1। ठीक है, U के अंदर मेंबर्स आएंगे स्मॉल u टाइप के और V के अंदर T ऑफ स्मॉल u। अब हमारे पास V से W के अंदर T2, यहाँ पर T ऑफ U टाइप के मेंबर्स आएंगे T1 U और यहाँ पे T2 T1 ऑफ U। ठीक है, यहाँ तक कि हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें देखना है कि T1 U किसका सबस्पेस है, इसी V का, या फिर इसी V के ही तो कुछ मेंबर्स जाएंगे ना रेंज स्पेस के अंदर। ये सब स्पेस होता है, रेंज स्पेस इज सब स्पेस ऑफ V। ये हम ऑलरेडी चैप्टर 5 के अंदर स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं T2V। ठीक है, क्योंकि T1 U की जगह उससे बड़ा कोई हमने वेक्टर स्पेस पुट कर दिया तो लेस देन का साइन आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू हमने दिखा दी कि R ऑफ T2 T1 इज सबसेट ऑफ T2V। ठीक है, अब देखिए इसमें तो कुछ एलिमेंट्स आएंगे, अगर हम इनके डायमेंशन निकाल दें दोनों साइड ही, डायमेंशन ऑफ R T2 T1, डायमेंशन कोई एक स्पेसिफिक नंबर आता है 1 2 3 5 8 10, ठीक है, 100 कुछ भी, यानी कि डायमेंशन न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, तो इसके डायमेंशन के लिए सबसेट का साइन नहीं आएगा, लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा R ऑफ T2। ठीक है,
क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, T2V क्या है, यहाँ से कोई मेंबर लिया, उस पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो वो W का मेंबर जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ R2 की रेंज में जो मेंबर जाएंगे उसके डायमेंशन। ठीक है, यहाँ तक हमें आया समझ। इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 इज़ लेस देन डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, डायमेंशन ऑफ दिस यानी कि किसी के रेंज स्पेस की डायमेंशन को हम रैंक से भी लिखते हैं, यानी कि रैंक ऑफ T2 T1 इज़ लेस देन रैंक ऑफ T2। ठीक है, और हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर यही तो प्रूफ करके दिखाना था, है ना। अब हम अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दिखाना है, स्टेटमेंट में देखिए, रैंक ऑफ T2 T1, ये देखिए, रैंक ऑफ T2 T1 इज इक्वल टू रैंक ऑफ T2 इफ़ T1 इज़ इन्वर्टिबल दैट इज़ नॉन सिंगुलर। अब यहाँ पर हमारे पास बात क्या आती है, हमें T1 इन्वर्टिबल लेकर चलना है, क्योंकि ये साफ साफ दिया हुआ है इफ़ T1 इज़ इन्वर्टिबल, यानी कि अगर T1 नॉन सिंगुलर है तो हमें इस रिज़ल्ट तक पहुँचना है, तो हम T1 इन्वर्टिबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ हमने ले ली जो हमें गिवन थी। अब देखिए एक बार ध्यान से, रैंक ऑफ T2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रैंक ऑफ T2 एज इट इज़ T1 और T1 का इन्वर्स। देखिए किसी भी टर्म को, किसी भी वेक्टर स्पेस को, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को, वेक्टर स्पेस को कहना है, किसी भी टर्म को अगर मैं उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ज़रूर ऑपरेटर वो आइडेंटिटी ऑपरेटर बन जाएगा। और यहाँ पर T2 अकेला था तो T2 इंटू आई भी लिख सकते हैं। T2 इंटू आई को मैं क्या लिख सकती हूँ, T1 इंटू T1 इन्वर्स। यहाँ से हम सेपरेट कर लेते हैं डैट रैंक ऑफ T2 T1 अलग ब्रैकेट में और T1 इन्वर्स अलग ब्रैकेट में, एक ही बात है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बार यहाँ पर देखिए, रैंक ऑफ T2 मैं निकाल रही थी, जहाँ पर यहाँ पे लास्ट में आ गया रैंक ऑफ T2 T1 रैंक ऑफ T1 इन्वर्स। अब इसको ओपन करके देखिए, अगर मैं रैंक ऑफ T2 T1 लिख रही हूँ, सिर्फ एक लिख रही हूँ, तो लेस देन का साइन आएगा, यानी कि ग्रेटर ही वैल्यू बन गई ना। अगर मैं इनमें से सिर्फ एक टर्म लिख रही हूँ तो इस साइड ग्रेटर का साइन आएगा। इस चीज़ को तो मैंने एलिमिनेट ही कर दिया। ऐसा क्यों किया, देखिए ये रैंक ऑफ T1 इन्वर्स, अगर हम इनको अलग अलग एक्सपेंड कर दें, रैंक की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं आती, या तो 1 या 1 से ज़्यादा। तो अगर तो 1 आ गई तो इक्वल का केस बन जाएगा, 1 से ज़्यादा हुई इसकी वैल्यू तो ये वाली साइड ग्रेटर बन जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने उसको एलिमिनेट करके यहाँ पर लेस दैन इक्वल टू का साइन लगा दिया। रैंक ऑफ T2 इज़ लेस दैन इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी ही टर्म थी 1 से। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, इस चीज़ को एक बार हम दोबारा लिख रहे हैं, ये मैंने लिख दिया, और ये वाली टर्म मैंने कौन सी लिख दी, यहाँ से ऊपर से जो अभी जस्ट हमने प्रूव किया है, ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। रैंक ऑफ T2 को लेस देन भी दिखा दिया, रैंक ऑफ T2 को ग्रेटर भी दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ T2 T1 इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ T2। ये चीज़ हम यहाँ पर प्रूव करके दिखा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये थ्योरम कंप्लीट। इसके बाद देखिए अब कुछ एग्जांपल्स पर चलते हैं। तो इस एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट क्या है, इफ़ T R3 to R3 बी ए लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये R3 से R3 पे, जब भी U और V हमारे पास सेम वेक्टर स्पेसेस हों तो हम उन्हें बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, डिफाइंड बाय T ऑफ एक्स वाई जेड। ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स वाई जेड के ऊपर, ये इस तरह से डिफाइंड है, डेट एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस जेड और वाई। ठीक है, शो डैट T इज़ इन्वर्टिबल एंड फाइंड T इन्वर्स। देखिए हमें T को इन्वर्टिबल दिखाना है और T का इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए T को इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हमने दो कंडीशन हमें दिखानी पड़ती हैं, कि एक तो 1-1 हो और एक ऑन टू। यानी कि अगर हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को 1-1 और ऑन टू दोनों दिखा दिया तो हम ये कह सकते हैं दैट द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इन्वर्टिबल। ठीक है, अब हमें 1-1 और ऑन टू शो करके दिखाना है, तो सबसे पहले हम 1-1 पर चलते हैं कि 1-1 हम किसी भी चीज़ को कैसे दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा टास्क है इस एग्जाम्पल में, वो T को 1-1 प्रूव करना है। ठीक है,
तो आइए चलते हैं। देखिए 1 के लिए अभी तक भी हमने क्या किया था, 2 इमेजेस लेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन की, उन्हें इक्वल दिखा देंगे और बाद में हमें ये प्रूव करना होता है कि वो दोनों एलिमेंट्स जिनकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल रखी है वो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो आइए चलते हैं। हमने देखिए कोई 2 एलिमेंट्स ले लिए, लेट u1 u2 बिलोंग टू R3, क्योंकि R3 से R3 पे तो एलिमेंट्स जो हमारे पास आएंगे u1 u2 वो भी R3 पे से आएंगे और उनके जो इमेजेस आएंगी वो भी R3 से आएंगी। तो अब देखिए 2 मेंबर्स मैंने ले लिए, ठीक है। और देखिए कुछ XYZ टाइप के हैं, तो u1 हमारे पास किस टाइप का आएगा, x1 y1 और z1। ऐसे ही u2 हमारे पास आएगा x2 y2 और z2, ठीक है। अब हम लेकर क्या चल रहे हैं, सबसे पहले कि इनकी इमेजेस इक्वल हैं, क्योंकि हम आज तक जब भी 1 दिखाते आए हैं हम यही लेकर चलते हैं कि उनकी इमेजेस इक्वल और हमें u1 इक्वल टू u2 तक पहुंचना है, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसी को हम लिख सकते हैं u1 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, x1 y1 z1 इज इक्वल टू टी ऑफ x2 y2 z2, ठीक है। यहाँ तक हमने किया। अब देखिए दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का हमें पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन t एक्सपेंड किस टाइप से होगी, फर्स्ट x प्लस जेड, इसमें x क्या है x1 और z क्या है z1, x1 प्लस z1, सेकेंड एलिमेंट x माइनस जेड यानी कि x1 माइनस z1, क्योंकि यहाँ पर x हमारे पास x1 है और z z1 है, थर्ड एलिमेंट इज y इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट में क्या आएगा, इसमें x x2 है और z z2 है, तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा x2 प्लस z2, सेकेंड आएगा हमारे पास x2 माइनस z2 एंड थर्ड इज y2। मैं कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ इसको अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने एक्सपेंड करके जो रिजल्ट है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसको कंपेयर भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो x1 प्लस z1 इक्वल आएगा हमारे पास x2 प्लस z2 के, x1 माइनस z1 इक्वल आएगा x2 माइनस z2 के, और y1 हमारे पास इक्वल आएगा y2 के। y1 y2 तो हमने इक्वल दिखा दिए। अब हमारे पास है इन चारों के बारे। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, अगर हम इन पूरी इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम इसके साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, या फिर मैं एक और टर्म्स में कहूँ, अगर मैं यहाँ से भी x1 माइनस x2 की वैल्यू निकाल लूँ और उधर से भी निकाल लूँ, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू z2 माइनस z1, और वहाँ से वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस z2 प्लस z1, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं रख दूँगी इक्वल, क्योंकि दोनों ही x1 माइनस x2 की वैल्यू है z2 माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z2 प्लस z1, 2 ऑफ z2 इज इक्वल टू 2 ऑफ z1, z1 इज इक्वल टू z2, ठीक है। ये तो आ गई z1 इक्वल टू z2, y1 इक्वल टू y2। अब लास्ट हमारे पास जो टास्क है उसको क्या करना है, हमें x1 को x2 के इक्वल दिखाना है। अब देखिए इस इक्वेशन को ले लीजिए या इसको मान लीजिए, देखिए x1 माइनस x2 अगर हम यहीं से देखें इज इक्वल टू क्या आएगा, z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, z1 माइनस z1 कैंसल आउट, x1 इक्वल टू x2 आ गया। x1 x2 के इक्वल z1 z2 के इक्वल y1 y2 के। अब देखिए हमने यहाँ पर x1 y1 z1 इज इक्वल टू x2 y2 z2 इसीलिए लिख दिया क्योंकि अभी जस्ट हम प्रूव कर चुके हैं कि x1 x2 के इक्वल है, y1 y2 के और z1 z2 के। यहीं से अगर आप कंपेयर करते हैं तो यही वैल्यूज़ ही आएंगी। अब देखिए हमने ये x1 y1 z2 किसे माना था, u1 को, और x2 y2 z2 हमने u2 को मान रखा था। u1 u2 हमने दिखा दी इक्वल किस केस में, जब हमने t ऑफ u1 इज इक्वल टू t ऑफ u2 लेकर चले थे। तो अगर हम ऐसा दिखा दें कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल लेके चले हों और वो एलिमेंट्स इक्वल दिखा दें तो हम कह सकते हैं डैट t इज़ 1 1, ठीक है। अब हमें इसे इन्वर्टिबल दिखाना था। इन्वर्टिबल के लिए हमें दो चीज़ें प्रूव करके दिखानी पड़ती हैं, फर्स्ट t इज़ 1 1 एंड सेकेंड t इज़ ऑन 2। देखिए
टी इज़ 1 1 हम दिखा चुके हैं, अब हमें दिखाना है टी इज़ ऑन टू। ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं कि हर एलिमेंट की जो कि कोडोमेन में हो उसकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करे। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूँ XYZ, कहाँ का है ये एलिमेंट? R3 का। ठीक है, मैं बोल सकती हूँ कि इस XYZ को अगर ये R3 में से है तो मैं T को ऑन टू तभी कहूँगी जब कोई A B C बिलोंग टू RQ, ऐसा कोई ABC हमारे पास एग्जिस्ट कर जाए R3 में से। अब देखिए यहाँ पर दोनों R3 हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न होएगी। मैं आपको एक बार बता दूँ, ये देखिए हमारे पास ये मैपिंग थी, वैसे हम नॉर्मली इसको U to V लेते हैं। अब इस केस में हमारे पास R3 से R3 पे है, ये वाला XYZ मैंने यहाँ से लिया है R3 में से, और ये वाला ABC मैंने यहाँ से लिया। यानी कि हर R3, हर XYZ जो कि R3 के अंदर है उसके लिए मुझे एक ABC मिल जाए, ऐसा जो कि इस R3 के अंदर बिलोंग करता हो, सच डैट T ऑफ ABC, यानी कि इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद अगर मेरे पास XYZ आ रहा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? डैट T इज़ ऑन टू। अब देखिए एक बार इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। T ऑफ ABC अगर मैं निकालूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पुट करके क्या आएगी? A प्लस C, A माइनस C और B इक्वल टू मैंने रख दिया XYZ के। देखिए मैंने इस स्टेप के अंदर क्या किया, सिर्फ इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यूज़ पुट कर दी और राइट साइड में XYZ एज इट इज़। क्वेश्चन के अंदर देखिए यही था कि ट्रांसफॉर्मेशन इसी टाइप से एक्सपेंड हो रहा था। अब इसके बाद देखिए मैंने इसके जब कंपेयर किया ताकि मैं ABC की वैल्यूज़ निकाल पाऊँ इन टर्म्स ऑफ XYZ, तो मेरे पास आ गया A प्लस C इज़ इक्वल टू X, A माइनस C इज़ इक्वल्स टू Y, यहाँ से कंपेयर किया, और B इज़ इक्वल टू Z। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आएगा। इसके बाद अगर देखिए यहाँ से B की वैल्यू तो फाइनल आ गई मेरे पास, A और C की वैल्यू निकालते हैं। जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो C कैंसिल होगा और 2A की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x प्लस वाई, यानी कि A की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई अपॉन में 2। ठीक है, ऐसे ही एक बार देखिए जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास क्या हो जाएंगे? साइन चेंज, यानी कि 2C की वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई और मेरे पास C की वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई अपॉन में 2। अब देखिए मेरे पास A, B, C तीनों की ही यूनिक वैल्यूज़ मिल गई, यानी कि मेरे पास हर XYZ जो कि इस R3 में से उसके लिए एक यूनिक ABC मिल जाएगा, सच दैट T ऑफ ABC इज इक्वल टू XYZ। और अगर मुझे इसे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगी इसे? मैं लिखूँगी T ऑफ ABC इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू हमने क्या निकाल दी? x प्लस वाई अपॉन 2, B की वैल्यू z एंड x माइनस वाई अपॉन 2, C की वैल्यू इज इक्वल टू XYZ। यानी कि हर XYZ के लिए एक यूनिक हमारे पास ABC की वैल्यूज़ मिल गई जिनके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि T इज़ ऑन टू। अब देखिए T को 1 1 दिखा दिया, ऑन टू दिखा दिया, तो हम बोल सकते हैं डैट T इज़ इन्वर्टिबल। अब T को इन्वर्टिबल दिखाने के बाद हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछ रखी थी, बहुत छोटी सी, उसका प्रूफ है। देखिए हमें T इन्वर्स की वैल्यू भी निकालनी थी। T इन्वर्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हम ऑलरेडी, मैं आपको बताऊं तो T इन्वर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखिए हमारे पास क्या था? T ऑफ ABC इज इक्वल टू XYZ था। ठीक है, अब इसी को ही ध्यान से देखिए, अगर मैं इन्वर्स बोथ साइड्स कर दूं तो यहाँ पर तो मेरे पास आ जाएगा ABC इज इक्वल टू T इन्वर्स XYZ, और इसी के तो हमें वैल्यू चाहिए। ABC यहाँ पर जब मैंने इन्वर्स लगाया तो ABC की वैल्यू आ गई T इन्वर्स XYZ, ABC की वैल्यू यही मैंने लिख दी, और इसकी वैल्यू यानी कि T इन्वर्स XYZ की जो ABC को इन टर्म्स ऑफ XYZ अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगी? ऑलरेडी वैल्यूज़ मैं निकाल चुकी हूँ।
ए की वैल्यू मैंने निकाली x प्लस वाई बाई टू, बी की वैल्यू मैंने निकाली है z और सी की निकाली है x माइनस वाई बाई टू। यानी कि हमारे पास एक्स वाई जेड के लिए ऐसे ए बी सी एग्जिस्ट कर गए सच दैट हमारे पास टी इनवर्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस। तो हमें जो इस क्वेश्चन के अंदर टी इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी वो हमारे पास यही आएगी। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ख़त्म। एग्जाम्पल नंबर टू भी इसी के जैसे सिमिलर चाहिए, अब उस पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर टू की स्टेटमेंट है लेट T1 फ्रॉम R3 टू R3 बी अ लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाई T ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x x माइनस वाई 2x प्लस वाई प्लस जेड शो डेट T इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड T इनवर्स। सबसे पहले हमें T को इन्वर्टिबल शो करना है, देन T इनवर्स निकालना है। किसी भी चीज़ को हम इन्वर्टिबल कैसे शो करते थे, 1 1 और ऑन टू, बिल्कुल एज इट इज़ ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्पीड से समझाऊंगी। देखिए सबसे पहले हमें इन्वर्टिबल के लिए हम दो चीज़ें दिखाते हैं, फर्स्ट 1 1 और सेकंड ऑन टू। सबसे पहले हम इसको 1 1 प्रूव करके दिखाएंगे एंड देन ऑन टू। टी को 1 1 दिखाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए अब ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया, कोई u1 u2 दो R3 से मेंबर्स ले लिए और ये R3 कौन सा है, जैसे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R3 पर डिफाइंड है, तो ये इसमें से हमने मेंबर्स लिए और इसमें आएंगे इसकी इमेजेस। तो u1 u2 हमने कोई दो मेंबर्स लिए और u1 किस टाइप के, R3 टाइप का, तो x1 y1 z1 टाइप का होगा और u2 x2 y2 z2। देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, u1 और u2 की वैल्यू। अब देखिए 1 1 दिखाने के लिए हम इमेजेस इक्वल लेते हैं और वो एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देते हैं, यानी कि हम लेके क्या चलेंगे, डैट टी ऑफ u1 इज इक्वल टू टी ऑफ u2। तो देखिए टी ऑफ u1 इक्वल टू u2 हमने लिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, u1 और u2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी कि u1 की जगह पे x1 y1 z1 और u2 की जगह पे x2 y2 z2। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सपेंशन किस टाइप से, इसी के थ्रू हमने अब इनको खोलना है। इनको एक्सपेंड जब हमने किया तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x1 x1 माइनस y1 2x1 प्लस y1 प्लस z1 और उस साइड पे आ गया 3x2 x2 माइनस y2 2x2 y2 प्लस z2। अब देखिए कॉमास में है, यानी कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कंपेयर, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर किया तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, x1 x2 के इक्वल आ गया। सेकंड को सेकंड से x1 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस y2, x1 x2 के इक्वल है, यानी कि ये कैंसिल आउट, y1 y2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 ऑफ x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 2 ऑफ x2 प्लस y2 प्लस z2। ये चीज़ दी हुई है हमें, ठीक है, मतलब कंपेयर करके हमने निकाल लिया। x1 को हम क्या पुट्स कर सकते हैं, x2, y1 को y2 प्लस z1 इज इक्वल टू 2 ऑफ x2 प्लस में y2 प्लस में z2। ये दोनों टर्म्स इससे कैंसिल, z1 इज इक्वल टू z2 आ गया। इसका मतलब हमने क्या चीज़ दिखा दी, डैट x1 y1 z1 इज इक्वल टू x2 y2 z2। ठीक है, और ये चीज़ जब भी हम दिखा देते हैं, ये वैल्यू किसकी थी, ये u1 की वैल्यू थी और ये u2 की वैल्यू थी, यानी कि इमेजेस इक्वल ली थी और हमने एलिमेंट्स को इक्वल दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, दैट t इज़ 1 1। अब 1 1 के बाद हमें ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ईजी है। अब देखिए t को हमें ऑन टू दिखाना है। ऑन टू दिखाने का मतलब हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि ये वाला जो x y z, ये इस बार हमने एलिमेंट क्या लिया, इस वाले में से, इमेजेस के सेट में से, हर x y z के लिए अगर हमारे पास देयर एग्जिस्ट ए बी सी फ्रॉम आर क्यूब, ए बी सी ऐसा आर क्यूब में मिल जाता है, सच डैट टी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ए बी सी यहाँ से और एक्स वाई जेड यहाँ से। अगर हर एलिमेंट जो कि हमारे पास रेंज से है, सॉरी कोडोमेन से है, अगर उसके लिए हमारे पास एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाती है ए बी सी टाइप की, तो हम ये कह सकते हैं कि
हमारे पास टी ऑन टू है। अब हमें पता है ये एक्सपेंड किस टाइप से होगा, ये हमने एज इट इज़ स्टेटमेंट से एक्सपेंड करना है। स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी एक्सपेंशन दी हुई है 3a a माइनस बी 2a प्लस b प्लस में c इज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड। यहाँ से काम हमें क्या करना है, सिर्फ हमें a b c को x y के टर्म्स के अंदर निकाल के दिखाना है। a की वैल्यू तो डायरेक्टली आ ही रही है x बाई 3a को x के इक्वल रखा तो a की वैल्यू x बाई 3, a माइनस बी को जब हमने y के इक्वल रखा तो b की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस वाई, b की वैल्यू आ गई x बाई 3 माइनस में y। ठीक है, अब देखिए 2a प्लस b प्लस में c हमारे पास z आएगा। 2a क्या है, 2x बाई में 3, b की वैल्यू क्या है, x बाई में 3 माइनस में y प्लस में c इज इक्वल टू z। वैल्यू निकालनी है c की इन टर्म्स ऑफ x वाई z। 2x प्लस 3 प्लस x 2x बाई 3 प्लस x बाई 3 3x बाई 3 डेट इज x। प्लस का x है वहाँ जाके माइनस का, या माइनस का y था वहाँ जाके प्लस का, ये आ गई हमारे पास c की वैल्यू। ठीक है, एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर प्लस में था। देखिए यहाँ पर जब हमने b की वैल्यू निकाली तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू थी और यहाँ पर भी नेगेटिव था, तो वहाँ जाकर ये प्लस का बन गया। ठीक है, यानी कि हर एक्स वाई जेड के लिए कोई ना कोई ए बी सी हमें मिल रहा है सच डैट टी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यानी कि टी हमने ऑन टू भी दिखा दिया, टी हमने 1 1 दिखा दिया, टी हमने ऑन टू दिखा दिया। इसका मतलब टी इज़ इन्वर्टिबल। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम ऑन टू और 1 1 दोनों ही दिखा दें तो हम क्या बोल सकते हैं, टी इज़ ऑन टू। आप इसको एक बार लिख कर भी दिखा सकते हैं। टी ऑफ ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो x बाई 3 माइनस में y और z माइनस एक्स प्लस में y इज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड। सिर्फ मैंने इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू लिखी है, बाकी तो मैंने एज इट इज़ इस इक्वेशन के अंदर एज इट इज़ इसको यहाँ पर पुट किया। ठीक है, अब मुझे इन्वर्स पे निकालना है। देखिए इन्वर्स हम पहले भी देख चुके हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। इन्वर्स अगर टी ऑफ ए बी सी इज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड है तो टी इन्वर्स एक्स वाई जेड क्या आएगा, ए बी सी, और ए बी सी की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, यही बस वैल्यू मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारा आंसर आ गया। वैल्यूज़ क्या आएंगी, एक्स बाई 3 माइनस में y और z माइनस वाई प्लस में 3। ठीक है, t को ऑन टू प्रूव करने के बाद सिर्फ मुझे t इन्वर्स की वैल्यू निकालनी थी। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड। आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching my video. Have a nice day.